हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 16। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 16वां वीडियो है और इससे पहले 15 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है कार्बन का असामान्य व्यवहार, कि कार्बन अपने वर्ग के शेष तत्वों से गुणों में कौन कौन सी भिन्नता दिखाता है। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो। हेडिंग लिखो कार्बन का असामान्य व्यवहार। ये जल्दी से हेडिंग लिखो। आप लिख लिया बेटे? तो आपको पता है कि जब हम किसी ग्रुप का स्टडी करते हैं, किसी भी वर्ग को जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद जब हम उस वर्ग के भौतिक गुण पढ़ लेते हैं और रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ग में जो सबसे ऊपर वाला तत्व होता है वो अपने वर्ग के बाकी तत्वों से गुणों में कौन कौन सी भिन्नता दिखाता है और क्यों दिखाता है। तो इसी तरह वर्ग नंबर 14 इस समय हम पढ़ रहे हैं, यानी कार्बन परिवार के तत्व, और कार्बन परिवार के तत्व यानी ग्रुप नंबर 14 में कार्बन सबसे ऊपर रखा गया है। इसलिए कार्बन अपने वर्ग के शेष तत्वों से गुणों में कुछ भिन्नता दिखाता है, जिसे हम कहते हैं कार्बन का असामान्य व्यवहार। तो इसमें आपने हेडिंग तो लिख ली कार्बन का असामान्य व्यवहार। आप इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखो कारण। हेडिंग लिखो कारण, कि कार्बन अपने वर्ग के शेष तत्वों से गुणों में भिन्नता क्यों दिखाता है। तो कारण में सबसे पहले लिखो आप, सबसे पहले लिखो सबसे छोटा आकार। बेटे सबसे छोटा आकार का मतलब अपने वर्ग में ग्रुप नंबर 14 में कार्बन का आकार सबसे छोटा है। अपने वर्ग की बात चल रही है यहाँ, केवल वर्ग की, वर्ग संख्या 14 की बात चल रही है बस। तो अपने वर्ग में सबसे छोटा आकार कार्बन का है, क्योंकि कार्बन सबसे ऊपर है। नंबर 2, दूसरा कारण है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अपने वर्ग में सबसे अधिक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, या यूं कह दो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक। भाई वर्ग नंबर 14 में कार्बन ही सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए इसका व्यवहार अपने वर्ग के बाकी तत्वों से अलग है। और तीसरा कारण है इसका कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक किस में होता है? कार्बन में ही होता है। ठीक है, सिखाई थी ना कल ये बात। सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण कार्बन में ही पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का गुण। इसलिए भी ये अपने वर्ग के बाकी तत्वों से गुणों में भिन्नता दिखाता है। और डी उपकोषों की यदि हम बात करें या डी कक्षकों की बात कर लो, चलो एक ही बात है। डी कक्षकों की अनुपस्थिति, कार्बन में डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं। अब क्यों नहीं पाए जाते उसका तो कारण आपको पता ही होगा। इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि कार्बन में तो 2 ही कक्षाएं हैं, और जब 2 ही कक्षाएं हैं तो 2 कक्षा में, पहली कक्षा में तो केवल S उपकोष होगा और दूसरी कक्षा में S और P होंगे, D तो होने के ही नहीं। तो इसलिए भी ये 4 कारण मैंने आपको बताए। इसलिए इन 4 कारणों की वजह से कार्बन अपने वर्ग के बाकी तत्वों से गुणों में क्या दिखाता है? भिन्नता, यानी उसका व्यवहार होता है असामान्य। तो अब
एक हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो असामान्य गुण, कि कार्बन में कौन कौन से असामान्य गुण पाए जाते हैं, ठीक है, या कौन कौन से गुण हैं जो उसके वर्ग के तत्वों से अलग हैं। मतलब हम यहाँ तुलना केवल वर्ग नंबर 14 के बाकी तत्वों से कार्बन की कर रहे हैं। कभी आप सोचो इस दुनिया में, इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उन सब से कार्बन की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं केवल 14वें वर्ग के बाकी तत्वों से कार्बन की। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सबसे छोटा आकार, भाई कार्बन का सभी तत्वों में सबसे छोटा आकार नहीं है, उसके वर्ग के बाकी तत्वों से सबसे छोटा आकार कार्बन का है। तो हम कार्बन परिवार के शेष जो तत्व हैं उनसे कार्बन की तुलना कर रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखना आप जरूर। तो असामान्य गुण या एबनॉर्मल बिहेवियर क्या क्या है? सबसे पहला इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है कि इसका जो गलनांक होता है ना, कार्बन का गलनांक, गलनांक क्या, क्वथनांक की बात भी कर लो, कार्बन का गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक होता है अपने वर्ग में। गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक में पता है ना मैं किस में बात कर रहा हूँ, इसके वर्ग की बात कर रहा हूँ। गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक होता है कार्बन का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्यों? भाई कार्बन का गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक इसलिए होता है, वैसे तो मैंने बताया था आपको भौतिक गुणों में, क्योंकि कार्बन वर्ग में सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका साइज छोटा है, और कार्बन के परमाणु जब छोटे छोटे हैं तो उन परमाणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिसे आप कहते हो अंतरा परमाणविक आकर्षण। और अंतरा परमाणविक आकर्षण जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा। अच्छा, कार्बन का एक अपर रूप है डायमंड, हीरा। बताओ हीरे का गलनांक कितना ज़्यादा होता है? हीरो तो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक, क्योंकि परमाणु आयतन, लिख देता हूँ यहाँ, आयतन कह दो या आकार कह दो, क्योंकि परमाणु आयतन अपने वर्ग में सबसे कम, ठीक है। तो इसका साइज सबसे छोटा है, इसका आयतन सबसे कम है परमाणु का कार्बन के, इसलिए कार्बन परमाणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा, इसलिए इनका गलनांक व क्वथनांक कार्बन का अपने वर्ग के बाकी तत्वों से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर गुण है कि कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, ठीक है, और हीरे के रूप में कार्बन सबसे कठोर पदार्थ है, हीरे के रूप में सबसे कठोर, ठीक है। चलो कठोरतम लिख देता हूं, कठोरतम का मतलब सबसे कठोरतम पदार्थ, ठीक है। यानी कार्बन से बनने वाला हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, पहली बात, तथा कुचालक भी है। यहाँ मैं कुचालक की बात कर रहा हूँ, तो आप वैसे तो ऊष्मा और विद्युत दोनों कह सकते हो, पर विद्युत का कुचालक होता है हीरा। ध्यान रखना, हीरे में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो एक इसमें अलग गुण ये है कि हीरे के रूप में कार्बन सबसे अधिक कठोर पदार्थ बनाता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक होता है, श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक, ये भी एक इसमें क्या है? भिन्न गुण है। श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? कार्बन में। अपने वर्ग के तत्वों से अलग गुण है, ये कारण भी है, बहुत सारे गुणों का कारण भी है ये, पर ये अपने आप में एक अलग गुण भी है, ठीक है। अच्छा, चौथी बात आपको ध्यान रखनी कि कार्बन जो है ना, कार्बन स्वयं के साथ, स्वयं माने अपने आप, स्वयं से तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ
या आदि से लिख दो। तो यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन के साथ, या कार्बन किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या सल्फर के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। मैं लिख देता हूं पी पाई। मल्टीपल बॉन्ड को हम कहते हैं बहुआबंध। बहुआबंध का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं बहुआबंध, ध्यान रखना। तो कार्बन कार्बन के साथ भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, पी पाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी पी पाई बहुआबंध बनाने की इसके अंदर बहुत आदत होती है, बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जबकि इसके वर्ग के जो बाकी तत्व हैं ना, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना। इसके पास तो कार्बन के पास डी उपकोष है ही नहीं, डी कक्षक है ही नहीं, तो ये तो पी पाई बॉन्ड ही बनाएगा। ये बात तो समझ में आती है ना, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखोगे ना। अच्छा, एक इसके अंदर अलग गुण पता क्या है, वैसे मैंने पढ़ा दिए हैं इनमें से बहुत सारे गुण। कार्बन क्षारों के साथ, क्षार बेस एल्कली क्षारों के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है। तो ये बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, जबकि इसके वर्ग के बाकी जो तत्व हैं वे बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, फिर अगले गुण बताता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या खासियत पाई जाती है जो इसके वर्ग के बाकी तत्वों से अलग है। लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। पोज करके वीडियो को लिख लिया करो आप, साथ के साथ नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं, बार बार अब भी सुन लो दोबारा। फिर वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो। जितना हाईएस्ट स्पीड पर आप वीडियो को देख सकते हो ना, समझ सकते हो, उतना हाईएस्ट स्पीड पर आपको वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। जितना हाई स्पीड पे देख सकते हो उतना हाई स्पीड पे वीडियो को देखना चाहिए, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा बातें समझ में आ जाएं। कोशिश करा करो ऐसा करने की। ज़्यादातर बच्चे वैसे ऐसा ही करते हैं, जो थोड़े से तेज़ दिमाग के बच्चे होते हैं ना, वे हाई स्पीड पर ही देखते हैं वीडियो को, ठीक है। समय की बचत करनी बहुत ज़रूरी है। चलो खैर, अगली बात कर रहे हैं हम। नंबर 6, कार्बन का एक ऑक्साइड है CO2, और CO2 की खासियत ये है कि ये विविक्त अवस्था में रहता है, ठीक है। CO2 विविक्त अवस्था में रहता है, या मैं ऐसे लिखता हूं, विविक्त अवस्था में रहने के कारण, विविक्त अवस्था में रहने के कारण गैस है, गैस है। देखो, आप कार्बन के डाइऑक्साइड CO2 की बात कर रहे हो, और मैं आपको बता रहा हूं कि CO2 विविक्त अवस्था में रहता है। यहाँ एक शब्द जो विविक्ता है ना, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, CO2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही तो होता है। CO2 अकेला रहता है, विविक्त का मतलब अकेला। ये सारे अणु CO2 के अकेले अकेले होंगे, और यदि अकेले अकेले होंगे ना, तो ये एक दूसरे से दूरी पर होंगे ज़्यादा, और ज़्यादा दूरी पर होंगे तो इनकी अवस्था होगी गैसीय अवस्था, ठीक है। जबकि CO2 से नीचे, जैसे कार्बन है ना, कार्बन के नीचे कौन है, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम है, फिर टिन है, और फिर लेड है। यही तो तत्व हैं ग्रुप नंबर 14 के, या कार्बन परिवार के। तो हमने इसका डाइऑक्साइड देख लिया CO2।
CO2 अकेला होता है इसलिए गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि SiO2 जो है ना बेटे, SiO2 अकेला नहीं होता है। SiO2 में बहुत सारे अणु आपस में जुड़े होते हैं, जैसे बहुलक होता है ना, बहुलक, बहुत सारे अणु जुड़े होते हैं आपस में। और जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़े होते हैं तो इसे तो मैंने गैस कहा। क्यों कहा गैस? क्योंकि सारे अणु CO2 के अलग अलग हैं, विविक्त अवस्था में हैं। SiO2 के सारे अणु आपस में जुड़े होंगे इसलिए SiO2 होता है सॉलिड, ठोस अवस्था में पाया जाता है। SiO2 सिलिका होता है, सिलिका, रेत, ठोस अवस्था में पाया जाता है ना। देखो SiO2 जो है Si और एक ऑक्सीजन इधर गया, एक ऑक्सीजन इधर, फिर क्या होगा? फिर देखो ऊपर से इसे CO2 को मिटाता हूं मैं। देखो आपको पता चल गया CO2 तो अकेला होता है, SiO2 कैसे होता है? यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है वो Si के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन होगा। समझ रहे ना आप? इस Si के साथ या तो इन दोनों ऑक्सीजन को मान लो या तो इन दोनों को मान लो। यदि आप इन दोनों को मान रहे तो ये वाला ऑक्सीजन भी दूसरे Si का है और ये वाला ऑक्सीजन भी दूसरे Si का है। ये भी इधर Si से जुड़ा होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो इस तरह स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो SiO2 क्या होता है कि SiO2 में बहुत सारे अणु आपस में जुड़े होते हैं, और जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे तो वो तो ऐसा बन जाएगा जैसे बहुलक, और एक 3D जिएंट स्ट्रक्चर बनता है। जिएंट कहते हैं त्रिविम और बड़ा अणु बनता है। ठीक है, संरचना जो है वो एक जटिल संरचना बन जाती है, जिसके कारण सिलिका जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। जबकि CO2 में सारे अणु अलग अलग रहेंगे, और सारे अणु यदि अलग अलग रहेंगे तो फिर तो ये गैसीय अवस्था में होगा ही, सीधी बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, नंबर 7, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कार्बन के डाइऑक्साइड में, CO2 में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, CO2 में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड होते हैं। अभी मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था आपको। CO2 में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। जबकि कार्बन के नीचे कौन है? CO2 के नीचे कौन है? SiO2। जबकि SiO2 में सिंगल बॉन्ड या एकल बंध, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध होते हैं। अभी मैंने दोनों का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, और उस स्ट्रक्चर में आप एक बात देख रहे होंगे कि जब मैंने CO2 का एक अणु बनाया तो उसमें कार्बन के दोनों तरफ क्या बनाए थे? डबल बॉन्ड बनाए थे, इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो CO2 में तो डबल बॉन्ड होते हैं। SiO2 में मैंने कहा था Si इधर 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 ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन भी कहीं Si से जुड़ा होगा, ये वाला ऑक्सीजन भी कहीं Si से जुड़ा होगा, ये वाला ऑक्सीजन भी, ये वाला ऑक्सीजन भी Si से। उसके आगे फिर ऑक्सीजन होगा, ऊपर भी ऑक्सीजन होगा, नीचे भी ऑक्सीजन होगा। समझ में आ रही ना बात? तो इसका मतलब साफ है कि SiO2 में जितने भी बॉन्ड आप देखोगे ये सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं SiO2 में, सिलिका में। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में जितने भी बॉन्ड आपको दिखाई देंगे सारे कैसे होंगे? डबल बॉन्ड। तो ये भी कार्बन में एक भिन्नता है, इसके वर्ग के बाकी तत्वों से गुणों में भिन्नता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 8। 8वीं इसमें भिन्नता यह है कि कार्बन के हाइड्राइड क्या होते हैं? स्थायी। तो यहां हम लिखेंगे कार्बन के हाइड्राइड, या हाइड्राइड्स लिख दो। कार्बन के हाइड्राइड्स स्थायी होते हैं, मतलब इसके वर्ग के बाकी जो तत्व हैं ना, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनके हाइड्राइड स्थायी नहीं होते, ध्यान रखना। कार्बन के हाइड्राइड स्थायी होते हैं। इसका एक रीजन बताता हूं आपको यदि कोई पूछता है। इसका रीजन ये है चूंकि कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन से अधिक होती है, हाइड्रोजन से अधिक होती है।
तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है और विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसीलिए कार्बन के हाइड्राइड क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ध्यान रखना, कार्बन के हाइड्राइड क्या होते हैं, स्थायी, स्टेबल। नंबर 9, यदि कार्बन के हाइड्राइड की बात करें जैसे CH4 और कार्बन के हैलाइड की बात करें जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन के हाइड्राइड और कार्बन के हैलाइड यदि आपके पास हैं, इनका जल अपघटन नहीं आप कर सकते हो। तो जल अपघटित नहीं होते हैं, जल अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि कार्बन के हाइड्राइड भी जल अपघटित नहीं होने के, पानी में घोल दोगे टूटने के नहीं है। कार्बन के जो हैलाइड हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी हैं, वे भी पानी में घोलने पर आयनों में नहीं टूटेंगे, जल अपघटित नहीं होंगे। इसका रीज़न बताऊं आपको, क्योंकि कार्बन के पास डी कक्षक, कार्बन के पास डी कक्षक नहीं होते हैं, कार्बन के पास डी कक्षक नहीं होते हैं। और कार्बन के पास डी कक्षक नहीं है तो इनका जल अपघटन नहीं होगा। ध्यान रखना, डी कक्षक कार्बन पे कहाँ से आ जाएंगे, जब उसके पास कक्षाएं ही दो हैं। पहली कक्षा में क्या होते हैं, एस कक्षक, और दूसरी कक्षा में एस और पी, दो तरह के होंगे। डी कहाँ से आ जाएगा इसके पास जब कक्षाएं ही दो हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बहुत काम की है, उसे भी सीखो। कार्बन की जो अधिकतम सहसंयोजकता होती है ना, कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता, कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता यानी कोवैलेंसी, कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता बेटे, कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है। मतलब कार्बन यदि सहसंयोजक बंध बनाएगा ना तो 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता सहसंयोजक बंध। ध्यान रखना। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों, कैसे। ठीक है, कुछ बच्चों की समझ में आ गया होगा, इस तरह समझ में आया होगा यदि उन्होंने ऑक्टेट रूल पढ़ रखा हो, अष्टक नियम, और अष्टक नियम के अपवाद आपको बताया, जिन परमाणुओं के पास खाली डी कक्षक होते हैं ना, वे अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं, अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और जिनके पास खाली डी कक्षक ही नहीं है, वे अपने अष्टक का प्रसार कैसे करेंगे। और जब वे अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते तो वे 4 से ज़्यादा बॉन्ड कैसे बना लेंगे, नहीं बना सकते। तो कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है, 4, यानी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कारण लिख लेना आप, चूंकि कार्बन के पास रिक्त माने खाली, कार्बन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, यदि इसके पास खाली डी कक्षक होते ना तो ये अपने अष्टक का प्रसार जरूर कर लेता, और यदि ये अपने अष्टक का प्रसार कर लेता तो 4 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध ये जरूर बना लेता। पर इसके पास खाली डी कक्षक है ही नहीं। खाली क्या, इसके पास तो भरे हुए डी कक्षक भी नहीं है, डी कक्षक है ही नहीं इसके पास। और जब इसके पास डी कक्षक नहीं है तो सीधी बात है कि ये कहाँ से अपने अष्टक का प्रसार करेगा, और अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता तो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। इससे एक चीज़ पर और फर्क पड़ता है कि ये उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण भी नहीं करता है। किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप कार्बन को नहीं देखोगे कि कार्बन क्या कर रहा कार्बन जो है केंद्रीय धातु परमाणु बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होने का है।
उपसह संयोजक यौगिक कह दो, जटिल यौगिक या संकर यौगिक, बहुत सारे नाम हैं। 12th क्लास में पूरा यूनिट है, वहाँ मैं डिस्कस करूँगा इस बारे में। अभी तो मैं बताता हूँ कि जब इसकी अधिकतम सह संयोजकता 4 है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए मैं इस बात को भी आपको सिखा सकता हूँ। अतः कार्बन सह संयोजक, सह क्या, उपसह संयोजक लिखते हैं। अतः कार्बन उप सह संयोजक। अच्छा, उपसह संयोजक को जटिल भी कहते हैं, जटिल कॉम्प्लेक्स उपसह संयोजक, या लिख देता हूं जटिल, जटिल यौगिक नहीं बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नहीं बना सकता है कार्बन, ये भी अपने आप में इसके अंदर एक खासियत है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि कार्बन का असामान्य व्यवहार क्या है, क्यों ये असामान्य व्यवहार दिखाता है, और इसके कौन कौन से गुण पढ़े हमने। 10 गुण पढ़े टोटल, जो इसके अंदर अपने वर्ग के बाकी तत्वों से अलग हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने 10th में भी पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था ना, 8th में भी पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था, डायमंड पढ़ा था, फुल रिंग पढ़ा था, और भी बहुत सारे इसके अपर रूप हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कल से। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए और वीडियो का स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।